हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। नाथ स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आगे एग्ज़ाम है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि घटना चक्र द्वारा जारी किया गया जो टू सीरीज एक महीने पहले आती है एग्ज़ाम के, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सीरीज होती है। और इसमें विद्वानों का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। मतलब ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा कहेंगे, अभ्यास कहिए। और बता दें कि इसके सभी विकल्पों का पूरा विस्तृत व्याख्या करेंगे, ताकि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन फिर बनते हैं आपके एग्जाम में तो वो आपसे छूटे नहीं, ठीक है ना। तो इसके इर्द गिर्द के प्रश्नों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, समय न बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीच में हम अन्य चीज़ों पर बात करते रहेंगे। देखो, सिंदूर में संधि कौन सी है? इसमें संधि बताना है, कौन सी संधि है। सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, क्योंकि इसमें संधि पूछा है तो संधि विच्छेद भी इसका पूछ सकता है। तो सिंधु एक मूल शब्द, यहाँ पे एक शब्द मिल गया सिंधु, उसके बाद इसमें से एक शब्द और निकल जाएगा उर्मी, ठीक है। सिंधु प्लस उर्मी, ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। यहाँ पर देखो, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों मिलकर बना दिए हैं बड़ा ऊ। छोटा ऊ है और बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर क्या बनाए हैं? बड़ा ऊ बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? सिंदूर में हो गया है। ध पर जो बड़ा ऊ का मात्रा है वो यहीं से आया है। अब देखो, जब स्वर यानी कि अ से आ ई बात कर रहे हैं, जब स्वर स्वर मिलते हैं ना तो वहाँ पे स्वर संधि होती है, ठीक। अब देखो, जब समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बना देते हैं, समान स्वर ही मिलकर उसमें का दीर्घ बना देते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। क्लियर? और एक चीज़ और बताएं, स्वर संधि। संधि पहले तीन प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गूढ़ संधि, यण संधि, अयादि संधि। उसमें से है एक आपका दीर्घ स्वर संधि, जो यहाँ पर उत्तर सही है, ठीक है ना। यण यण संधि में य के आगे कोई आधा अक्षर रहता है, व के आधे आधा अक्षर रहता है। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजनों का मेल होता है। स्वर की बात तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, यानी कि दूसरे। खड़ी बोली हिंदी का विकास होगा। खड़ी बोली हिंदी का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये ऑप्शन देखने के बाद ही हम बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपभ्रंश का जिक्र किया हुआ है ना, तो आप अब यहाँ पर कहेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी से, सौरसेनी से, या फिर पैचासी से। तो हम एक चीज़ आपको बताएं कि जो खड़ी बोली है ना, इसके अन्य नाम भी है, जैसे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी इसका नाम है। कौरवी भी है, कौरवी भी खड़ी बोली हिंदी का नाम है। सरहिंद भी है, सरहिंदी भी है, ठीक है। ये सभी नाम किसके हैं? खड़ी बोली हिंदी के। जो हम लोग हिंदी जिस चीज़ को मानते हैं कि शुद्ध हिंदी, वो खड़ी बोली ही है। अच्छा, ये जो एक कवि हुए, लेखक हुए, विद्वान हुए, जो कहिए आप, वो उन्होंने कहा, उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। ये बोलते हैं कि खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जा सकता है, यानी कि खड़ी बोली को उन्होंने कौरवी बोली नाम दिया। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। क्योंकि अब जब ये बातें आ गई हैं तो ये चीज़ भी पूछ सकता है कि खड़ी बोली को कौरवी बोली किसने कहा, ठीक है ना। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी बोली का नाम दिया। यहाँ पर आप कौन सा सही हो गया? विकल्प सी सही हो गया। सौरसेनी अपभ्रंश से जो है खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है?
यहाँ पर संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है। यहाँ पे गांधी जो है ना, गांधी शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, गांधी जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक होते हुए भी एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिनको हम मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, उनके लिए एक विशेष व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। तो ये जातिवाचक संज्ञा जो है, ये गांधी जातिवाचक जो संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए यूज हुआ है। देखो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और यह किस प्रकार यूज हुआ है, यह व्यक्तिवाचक के रूप में युक्त प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो है यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना, जातिवाचक किस रूप में हुआ है, व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है। ठीक है ना, तो यानी कि महात्मा गांधी जातिवाचक है, और एक व्यक्ति विशेष के रूप में यूज करेंगे आप, तो वहाँ पर वह व्यक्तिवाचक हुआ है। जैसे आज के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा आपके पास मोदी जी। मोदी जी होगा ना, मोदी सिर्फ ले लो शब्द। मोदी क्या है, मोदी आप ऐसे तो जानते हैं, लेकिन मोदी क्या होता है, यह एक जाति होती है। मोदी क्या होता है, एक जाति होता है। ठीक है, जाति है। मोदी शब्द जो है एक जाति है, जो गुजरात में मैक्सिमम लोग होते होंगे, अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि मोदी जी गुजरात के हैं। तो देखिए वहाँ पे बहुत सो लोग अपने नाम के आगे मोदी शब्द लगाते हैं, क्योंकि ये एक जाति है। ठीक, अब हम मोदी की बात करें कि मोदी जी आए हैं, तो सिर्फ एक स्पेशल व्यक्ति की बात करेंगे, एक पर्सनल व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। तो यह जातिवाचक संज्ञा ना, अगर नरेंद्र मोदी पीएम के लिए यह यूज हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके लिए ये यूज हो रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो यानी कि मोदी इस समय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, अगर कहा जाए मोदी जी या परसों आने वाले हैं, या परसों मोदी जी का समारोह है यहाँ पर, तो मोदी जी जो यहाँ पर प्रयुक्त होंगे वो किसके लिए होंगे, व्यक्तिवाचक के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी में है, जैसे शुक्ल जी हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। तो शुक्ल जी की जब बात आएगी ना, तो वहाँ पे सीधा नाम आएगा किसका, रामचंद्र शुक्ल का। किसका नाम आएगा, रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा। ठीक है ना, और तो ये चीज़ें आ गई। ठीक, हाँ, अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर चौथा, स्र एक संयुक्त व्यंजन है। स्र क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, ये शायद आप भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो प्रश्न बता ही रहा है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। संयुक्त व्यंजन वो होता है जो दो या दो से अधिक से मिलकर बने, तभी तो संयुक्त कहेंगे। तो संयुक्त आ गया यहाँ पर। अब कह रहा स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो चलिए इसको बताते हैं हम। संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक है छत्री वाला छ, छत्री वाला छ है। एक त्र है, ठीक है, त्र से त्रिशूल। एक अज्ञा है, अज्ञा से ज्ञानी होता है जो। एक स्त्र है आपका। ये 4 हो गए। अब ये चारों जब संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त किसी न किसी से मिलकर बने होंगे, अकेले तो है नहीं। अकेले होते तो संयुक्त नाम लगता नहीं। तो देखो जो छ है, छत्री वाला छ है, जिसका स्पेलिंग KSH होता है, ये क अल्प क, हलंत वाला क, आधा क, प्लस मूर्धन्य स। मूर्धन्य स को और किस नाम से जानते हैं, पेटफरुआ स। मूर्धन्य स, पेटफरुआ स, खटकोड़वा वाला स। ठीक, इसको कहेंगे आप। और वैसे आप अगर हिंदी में कहेंगे तो ये मूर्धन्य स है। तो क और मूर्धन्य स के साथ ये जब दोनों मिलता है, तो उसमें छत्री वाला छ बन के आ जाता है। अब ये इसमें एक चीज़ और पूछता है कि ये छत्री वाले छ में जो है कि इसके पहले कौन सा व्यंजन आएगा। तो इसके पहले, मतलब छत्री वाले छ के पहले कौन सा व्यंजन आएगा, क आएगा। क यहाँ पर आया है ना क, तो ये क आ जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार त्र जो है, त्र जो त हलंत के साथ, ध्यान रहे, त और र इन दोनों के साथ मिलकर बना हुआ है। ज्ञ जो है, यह ज हलंत के साथ प्लस इया इसके साथ बना हुआ है। और स्र जो है तालब्य स, ये बड़े वाले स को हम तालब्य स कहते हैं, पे हलंत और प्लस र इससे मिलकर बना हुआ है। स 3 प्रकार के, एक तो होगा यहाँ पर देखिए मूर्धन्य स। क्या हो गया, मूर्धन्य स पेटफरुआ स को कहते हैं।
छोटे स को दंत स कहेंगे और बड़े स को तालव्य स कहेंगे। यहाँ पर क्लियर हुआ। संयुक्त व्यंजन कुल कितने हैं? 4 हैं। तो आपको पूछा क्या था? 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? स्र, स और र होगा। ठीक है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब यहाँ पर पुस्तक शब्द है। पुस्तक शब्द कैसा है? नीचे 4 विकल्प दिए हुए, विशेष्य है या फिर क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। ठीक, अब देखो पुस्तक, रमेश यहाँ पर क्या आएगा? रमेश संज्ञा है। चलो हम सबका बता देते हैं। रमेश संज्ञा है। संज्ञा की क्या है? की जो है संज्ञा का कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। यहाँ पर कारक चिन्ह है की, और की जो होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? जैसे संबंध कारक में का, की, के, नानी, ने आता है। ठीक, वहाँ पे आ जाएगा। पुस्तक क्या है? पुस्तक भी एक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा ही है। पुस्तक एक संज्ञा। पुरानी जो शब्द है, पुरानी, यह विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा है पुस्तक क्या है, तो पुस्तक हम बता रहे हैं संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन में है नहीं। लेकिन एक चीज़ और बताएं, संज्ञा के साथ साथ और चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे संज्ञा पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग। उस दृष्टि से अगर लिंग के दृष्टि से देखें, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे पुस्तक पुरानी है। पुस्तक पुरानी है यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर पुस्तक जो है यह क्या है? विशेष्य है। क्या है भाई? विशेष्य है। विकल्प नंबर ए सही है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है, या फिर आप डायरेक्ट कहिए काली गाय। काली गाय। अब काली गाय कहे तो काली क्या हो गया? रंग बता रहा है, उसका विशेषता बता रहा है। किसका? जब देखो कोई शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण होता है। ठीक, अब विशेषण का काम ही है विशेषता बताना। तो गाय क्या है? एक संज्ञा है। अब गाय की विशेषता काली बता रहा है, तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। और गाय क्या हो गया? गाय विशेष्य हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर एग्जाम्पल 1 से नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा दे रहा हूँ। जैसे मोहन लंबा है। ठीक, या कहिए लंबा घोड़ा। लंबा घोड़ा कहिए, यहाँ पर लंबा घोड़ा। अब देखिए घोड़ा लंबा है। अच्छा, लंबा घोड़ा, लंबा घोड़ा, चलिए घोड़ा ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर लंबा क्या है? यह विशेषण है। और घोड़ा क्या है? घोड़ा विशेष्य है। विशेष, अब घोड़ा संज्ञा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यह विशेष्य भी है क्योंकि इसकी विशेषता लंबा बता रहा है। अच्छा, इसी में और कुछ जोड़ सकते हैं हम लोग। क्या जोड़ सकते हैं? अगर इसी के आगे लगा दो बहुत लंबा घोड़ा, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। बहुत लंबा घोड़ा, तो बहुत इसमें क्या होगा? बहुत होगा प्रविशेषण। क्या होगा? प्रविशेषण होगा। बहुत क्या होगा भाई? प्रविशेषण होगा। तो इन तीनों को मत भूलना। चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। बहुत गोरी लड़की या बहुत सुंदर लड़की, ऐसे कर दो। बहुत सुंदर लड़की। अब देखो बहुत क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। लड़की क्या है? लड़की विशेष्य है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये उम्मीद करते हैं हम। ठीक ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर इसको प्राप्त कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे नाथ स्टडी के। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। किमी मतलब किलोमीटर होता है। मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में कौन सा कारक है? तो ये घर से है ना। देखिए कारक का जब बात आ जाए तो आप याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से,
और संबंध में का, की, के, नानी, ने, ये चीज़ें आएंगी। आप पढ़े भी होंगे कई प्रकार, नहीं पढ़े हैं तो लुसेंट में जाकर आप सिंपली पढ़ लीजिए या किसी किताब में, सभी किताब में यह मिल जाएगा। अच्छा चलिए, यहाँ पर पूछा है क्या, घर से में कौन सा कारक है। तो हम क्या अभी बताए हैं, कर्ता, कर्ता, अच्छा ये हुआ है कर्ता, कर्ता के लिए ने आ गया। चल, कर्ता ने कर्म, कर्म के लिए को आ गया। कर्ता ने कर्म को करण, करण के लिए से आ गया। देखिए करण के लिए से आ गया, और क्या आगा, संप्रदान है, संप्रदान, इसके लिए आता है के लिए आ जाएगा, या को भी आता है, लेकिन जब को आएगा तो के लिए के ही अर्थ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या ये कहें कि मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, या मैं कहूँ कि मैंने आपके लिए एक किताब लाई है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए एक किताब लाई है, वो दोनों एक ही सेंस में होना चाहिए, मतलब के लिए के सेंस में होने चाहिए। अच्छा चलिए, उसके बाद आएगा आपादान कारक। आपादान कारक के लिए होता है से। अब देखिए एक बार करण का भी से आ गया, एक बार आपादान के लिए भी से आया। उसके बाद बताते हैं, और संबंध कारक, संबंध कारक में आ जाएगा का, की, के, का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, ये सभी अक्षर आ सकते हैं, चिन्ह आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या चाहिए था हमको, घर से। जब, जब से का अर्थ साधन के रूप में हम प्रयोग करेंगे, किसके रूप में, साधन के रूप में, तो वहाँ पर करण वाला से आएगा। और जब अलगाव के अर्थ में प्रयोग करेंगे, अलगाव, ठीक है, दो लोगों का अलगाव होगा तो वहाँ पर, दो चीज़ों का अलगाव होगा तो वहाँ पर जो से आएगा वो अपादान में आएगा। दान मतलब दान, जो हम दान कर दिए किसी चीज़ को, यानी कि वो हमसे अलग जा रहा है। ठीक है, और करण मतलब कर रहे हैं, यानी कि साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि मेरे घर से आपका घर दूर है, बीच में दोनों को डिवाइड, जो से है ये दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, यानी कि अलग कर रहा है, और जब अलग कर रहा है तो अलगाव के अर्थ में अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पर अपादान कारक होगा विकल्प सी, सही है। चलिए अब दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे मेरे, चलिए यहाँ पे एशियन पेंट से, ठीक है, यहाँ पर अगर होता एशियन पेंट से आपका घर चमकाया जा रहा है, तो से, पेंट से आया जो, वो से जो होगा वहाँ पर वो करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना, या मैं ये कहूँ मैं पेन से पढ़ा रहा हूँ, मैं पेन से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो से आएगा वो करण कारक आएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मोबाइल से का अर्थ जो होगा यहाँ पर करण कारक में आएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे अगर कह दिया जाए कि आपके हाथ से मोबाइल गिर गया, आपके हाथ से मोबाइल गिर गया, तो यहाँ पर से जो है आपके हाथ से दोनों का अलगाव हो रहा है ना, तो उस स्थिति में आप अपादान कारक को मानेंगे। ठीक है ना, चलिए ये दोनों आप समझ गए होंगे, इस पे बहुत ज़्यादा क्या एग्जाम्पल दें हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, और दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। एक वाक्य दिया गया है आपके सामने, और इसमें बताना यह किस टेंस का जो है, किस काल का वाक्य है। दीपा पौधों को पानी दे रही है, तो आप तो अंग्रेजी में अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो जानते होंगे कि ये रही है, रहा है, रहे जहाँ पे आता है ये कंटिन्यूअस होता है, और था, थी, थे जहाँ पे आता है वो पास्ट होता है। ये वहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पर पास्ट कंटिन्यूअस तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, जब थी, थे, थी, था की बात आ गया तो आप सीधा जानेंगे किस में आएगा, पास्ट में आएगा। पास्ट मतलब भूतकाल में आएगा। तो ये कैसा वाक्य, किसका वाक्य होगा, पहले तो भूतकाल का वाक्य हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और जब रहा रही रहे की बात आ गया, रहा रहे की बात आ गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि काम अभी कर रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है,
तो यानी कि यह अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अब जब भूतकाल की बात आ ही गई है तो इसको चलो एकदम उधिया देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका पूरा जड़ से इसको ख़त्म कर देते हैं, खोद खोद के निकाल देते हैं भूतकाल के बारे में। अब इसके जितना 4 विकल्प दिया ना, चारों विकल्प का एक एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। चलो, अपूर्ण भूतकाल में आएगा रहा था, रही थे और रही थी आएगा ना इसके साथ, और रहे थे, ये चीज़ आएगा। अपूर्ण भूतकाल में किताब पढ़ी गई, किताब क्या हुई? पढ़ी गई, किताब पढ़ी गई, यानी कि यह काम पूरा हो गया। आसन्न भूत में क्या आएगा? आसन्न भूत में मैंने हिंदी पढ़ा, मैंने खाना खाया, वह गाना गाई, ठीक है ना, ये चीज़ आएगा। और उसके बाद संदिग्ध भूतकाल में उसने खाया होगा, उसने किताब पढ़ा होगा, वह गई होगी, वह आई होगी, तो ये आ जाएगा आपको संदिग्ध भूत में आ जाएगा। तो उसने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब ये तो रह गया एग्जाम्पल, जितना यहाँ पे जितना विकल्प दिया है उस पे हम लोग देख लिए। अब देखेंगे कि ये जो भूतकाल है वो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अब 6 को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, सामान्य भूत हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। और दूसरे की बात हम लोग कर लें तो अपूर्ण भूतकाल, जो ऊपर देख चुके हम लोग, अपूर्ण भूतकाल, जिसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण भूतकाल, ये भी देख चुके हैं। भूतकाल, एक आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, एक संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध, अच्छा संदिग्ध नहीं लिख पा रहे हैं हम, लिख ले रहेंगे भाई, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल हो गया। एक हो गया जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा शायद, हेतु मद भूत, हेतु मद भूतकाल। ये 6 हो गए इसके प्रकार पास्ट टेंस के। और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन बहुत करेगा, ठीक है ना, यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। तो सबका इसका एक एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सीता आई, सामान्य में क्या होगा? सीता आई, समय का बोध नहीं होता है यहाँ पे, एग्जैक्ट समय का बोध नहीं होता है। श्याम आया, श्याम आया, वह गया, ये भी लिख लीजिए, वह गया, सेंस समझ में आ गया होगा। अपूर्ण भूतकाल में वह जा रहा था, वह जा रहा था, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, ये चीज़ आ जाएगा। उसने पढ़ा था, ये भी आ जाएगा। पूर्ण भूतकाल की बात कर रहे हैं हम, अगर उसने पूर्ण भूतकाल की बात करें, मोहन मेरे यहाँ आया था, मोहन या वह मेरे यहाँ आया था, ठीक है, ये तो पूरा हो गया ना, वो हमारे यहाँ आया था, यानी कि काम पूरा हो गया उसका। राम खाया था, राम खाया था, ये भी पूरा हो गया। उसने पढ़ा था, ये भी पूरा हो गया। आसन्न भूतकाल की बात हम करें, मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया, ठीक है। मैंने सेब खाया, मोहन अभी आया है, मोहन अभी आया है। अब देखिए यहाँ पे है भी है, फिर भी यह भूतकाल है, ठीक है ना, ये देखना,
है जहाँ पे होता है वो क्या समझते हो कि प्रेजेंट टेंस है और वर्तमान काल है, लेकिन यहाँ पर है भी है फिर भी ये पास्ट काल है और किस में आएगा, वो आसन्न भूतकाल में आएगा। मोहन अभी आया है यानी कि आज अभी आया है मतलब वो काम हो चुका है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर कर रहा है। संदिग्ध भूतकाल की अगर हम लोग बात कर लेंगे, जैसे मैंने पढ़ा, सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना, वह शायद आई होगी, वह जुड़ी होगी, वह क्लास देख रही होगी, क्लियर तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोहन खाना खाया होगा, होगा। चलिए अगर एक बात मैं कहूँ जैसे कि मोहन आ चुका है, यहाँ पर लिखा मैंने मोहन अभी आया है, या फिर यहीं पे और एक लिख दें मोहन आ चुका है, तो वो भी आसन्न भूतकाल में होगा। यहाँ पर है लगा रहेगा, है लगने के बावजूद, अच्छा इसको हटाते हैं हम लोग, मोहन खाना खाया होगा इसको हटाते हैं, और यहाँ पर एक और लिखते हैं राम आ चुका है। अब देखिए राम आ चुका है, यहाँ पर कौन सा टेंस होगा, तो आसन्न भूतकाल होगा। देखिए है भी है, उसके बावजूद यहाँ पर भूतकाल है। ये चीज़ आप क्लियर से समझ लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, क्योंकि आ चुका है यानी कि पहले आ चुका है तो भूतकाल में होगा। मोहन अभी आया है यानी कि आ गया है, ये भी भूतकाल में होगा। यहाँ पर है लगा है फिर भी। अच्छा चलिए, आप जानते होंगे जिस जहाँ पे गा गी गे आता है वो किस में होता है, फ्यूचर में होता है यानी कि भविष्य काल में होता है ना। लेकिन संदिग्ध भूतकाल एक ऐसा काल है जहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए मोहन आया होगा, मोहन आया होगा। अब देखिए आया होगा यानी कि मतलब अभी के पहले की बात हो रही है, भूतकाल में। गा भी आया है, उसके बावजूद यहाँ पर भूतकाल है। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन देने वाली हैं। शीला गई होगी, शीला गई होगी, ठीक है ना। तो ये आएगा संदिग्ध भूतकाल में। और हेतु हेतु मद भूतकाल जो है ये एक दूसरे पर डिपेंड होता है। जैसे यदि मैं पढ़ाता तो आप पढ़ते, यदि सर पढ़ाते तो मैं पढ़ता, यदि वह दवा खाता तो स्वस्थ हो जाता, ठीक है ना। ये चीज़ें आती हैं, डिपेंड रहेंगी। जैसे वह दवा खाता तो स्वस्थ हो जाता। अच्छा यहाँ पर आप देखे होंगे कि मैंने स्वस्थ लिखा है इस तरह से, तो इस सामान्य स्थिति में आप इसको लिख सकते हैं स्वस्थ को इस तरह से। लेकिन आप जब वर्तनी पे जाएंगे ना तो वर्तनी पे इस तरह से स्वस्थ लिखिएगा, ठीक। स्व आधा स भी रहेगा, आधा थ भी रहेगा, उसके बाद य रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द यहाँ पे रेखांकित नहीं है लेकिन मैं रेखांकित कर दे रहा हूँ, और लेकिन पे जो है रेखांकित होना चाहिए। अब यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द को पहचानना ये क्या है, तो मैं आंसर बताने के पहले कुछ शब्द लिखूंगा। जैसे पर, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन, मगर, अगर, बल्कि। ये शब्द जो हैं ये शब्द क्या हैं, ये आप शायद जानते होंगे ये क्या हैं। तो ये हम बता दें कि ये अव्यय हैं। क्या हैं, अव्यय हैं ये सभी के सभी शब्द। ऐसे शब्द जिन पर न तो वचन का न तो लिंग का कोई प्रभाव न पड़े, न तो लिंग न तो वचन, ठीक, न तो एक वचन बहुवचन न तो लिंग, इनका कोई प्रभाव न पड़े, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जिनको जैसे के तैसे लिखा जाता है उनमें परिवर्तन करके नहीं लिखा जा सकता। जैसे आप लेकिन को कैसे लिखेंगे, लेकिन को लेकिना नहीं लिख सकते, लेकिनी नहीं लिख सकते,
मगर को मगर ही लिखेंगे, जैसे को जैसा ही, जैसे जैसा में तो चेंज हो सकता है, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अव्यय की बात हम लोग कर रहे हैं ना। देखिए लेकिन को कैसे लेकिना लिखेंगे, पर को क्या परा लिखेंगे, नहीं, ये चीज़ निश्चित है कि इसको इसी तरह लिखेंगे। और जिस शब्द को उसी के तरह लिखा जाता है, यानी कि जिस पे लिंग और वचन का कोई प्रभाव न पड़े, उसे हम अव्यय कहेंगे। यहाँ पर अव्यय सही होगा विकल्प बी। क्लियर है। और यहाँ पर लेकिन जो है इसमें है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें। ये क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा जो शब्द है इसका तत्सम रूप अगर आपसे पूछे तो क्या? आप कटघरा सुने होंगे, कटघरा सुने होंगे। और अगर यदि फिल्म में देखे होंगे तो एक काठ की लकड़ी बनी होती है, काठ मतलब लकड़ी का, और उसमें कैदी क्या होता है? खड़ा होता है, जो जो भी जाता है कोर्ट में, तो इसको कटघरा बोलते हैं। अब कटहरा यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं पे मिल गया। ठीक, कटहरा जो है यानी कि यही वाला कटघरा, इसका तत्सम रूप क्या होगा? तो काष्ठ मतलब लकड़ी, या वही काठ, काठ कहिए, लकड़ी कहिए, काष्ठ कहिए, और गृह मतलब घर, यानी कि काठ का घर, लकड़ी का घर, कटघरा या कटहरा। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, काष्ठगृह कहेंगे कटहरा का तत्सम रूप। एक शब्द यहाँ पे कटहल है, कटहल का तत्सम अगर बात करें तो कंठफल होगा। क्या होगा? कंठफल होगा। चलिए क्या होगा? कंठफल होगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, जहाँ पर भी मूर्धन्य स आ जाएगा, जहाँ पर भी री आ जाएगा, जहाँ पर र आ जाएगा, जहाँ पर ये ट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे शब्द ऐसे अक्षर जहाँ पर भी आपको मिल जाए, छतरी वाला छ आ जाएगा। और क्या मिलना चाहिए? छतरी वाला स्र जहाँ पे आ जाएगा। ऐसे अक्षर जहाँ पर मिले वहाँ पर निश्चित रूप से तत्सम होता है, बशर्ते शब्द सही लिखा रहे। ठीक है ना, शब्द सही लिखा रहे वर्तनी की दृष्टि से, वहाँ पर निश्चित रूप से क्या होगा? ये तत्सम ही होगा। बहुत से ऐसे कीवर्ड हैं जिसको आप देखकर बता सकते हैं, जैसे कंठफल में आया है ना, ये चीज़ आया है, ये की है, ठीक है, ये की है जो आपको बताएगा कि वह तत्सम रूप है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित शब्द में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। फारसी भाषा का शब्द इनमें से कौन नहीं है? देहात, चश्मा और सिफारिश, तीन शब्द जो हैं, देहात, चश्मा और सिफारिश, ये क्या हैं? ये फारसी भाषा के शब्द हैं। बाकी एक शब्द बचा जो है तारीख। तारीख जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सबसे पहले हम लोग विडौजा का देखते हैं, ये इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन देखते हैं, चुगलखोर का पर्यायवाची है, चुगलखोर का पर्यायवाची है। और मार, मार जो है ये आरओ की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है, और यही आपसे पूछा था कामदेव का पर्यायवाची कौन है, तो विकल्प सी आपका सही है। अस्म मतलब होता है पत्थर, ठीक है, यह पत्थर का है। चलिए कामदेव का पूछा था यहाँ पे, तो कामदेव के बारे में और भी जान लेते हैं। जैसे मार तो यहाँ पे खा लिए आप, यानी कि आ गया, जान लिए। मनसीज होता है एक शब्द, कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग है जो, ये कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। मदन है कामदेव का पर्यायवाची। कंदर्प है कामदेव का पर्यायवाची। और आपको पता है? और बताइए आप। तो ये कामदेव के पर्यायवाची इतने हो गए, ठीक है, इतने आप याद कर लीजिए, कम से कम आपके काम का चीज़ है। और अतिवृष्टि का विलोम,
अतिवृष्टि मतलब अति मतलब बहुत ज़्यादा, अधिकतम, वृष्टि मतलब वर्षा। जब बहुत अधिक वर्षा होने लगे ना तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। ठीक है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। ऐसे ही एक शब्द है आवृत्त। आवृत्त, आवृत्त का क्या होता है? अनावृत। अनावृत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक एक लाइन है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, बहुत बार पढ़े होंगे, उसको अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ज्ञानी जिस उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा जानता हो। अल्पज्ञ, बहुत कम जानने वाला। अनुयायी, अनुयायी मतलब फॉलो, जैसे आप फॉलोअर हैं, आप हमारे फॉलोअर हैं, इस चैनल के फॉलोअर हैं, आप किसी एक्टर के फॉलोअर हैं। फॉलोअर अनुसरण करने वाला को अनुयायी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध करना। क्या होना? बहुत क्रोध होना। अत्यधिक घमंड होना नहीं होगा, यह अहम में भर जाना का अर्थ है। क्या हो? अहम में भर जाना मतलब अत्यधिक घमंड होना है। बिल्कुल बदल जाना इसका कोई मतलब नहीं है। लाल पीला रंग डालना इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर ए सही था। कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। अब ये जान लीजिए ये लोकोक्ति है। ना जिस लाइन के अंत में ना आएगा ना तो मैक्सिमम वो क्या होता है वहाँ पर, वो मुहावरा ही होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे मुहावरा लोकोक्ति में थोड़ा अंतर तो जान सकते हैं आप। गेहूं के साथ घून तो पिसता ही है। गेहूं के साथ घून पिसता ही है। बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। बुरी संगत में कलंक लगता है। ये होना चाहिए सी वाला। बुरी संगत में कलंक लगता है, कोयले की दलाली में मुंह काला। गेहूं के साथ घून पिसाना ये नहीं होगा यहाँ पर। तो विकल्प सी जो है सही होगा आपका। ठीक है, बुरी संगत में मुंह कलंक लगता है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। सबसे पहले इसकी संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद करेंगे जब प्रति होगा और उत्पन्न होगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रति उत्पन्न में प्रति जो है यह उपसर्ग है, शुरू में लगा है। तो जब शब्द के आगे उपसर्ग लग कर उसका अर्थ परिवर्तित करे, वो शब्द जो होते हैं उपसर्ग होते हैं। उत्पन्न का यहाँ पर अगर करते तो उत हो जाता, उसके बाद पन्न हो जाता, संधि विच्छेद। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछेगा, कौन सी संधि? अगर संधि पूछ लिया तो बताना यण स्वर संधि है। क्या है? यण स्वर संधि है। किसमें? प्रत्युत्पन्न में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? औपचारिक हो गया चाहे औपन्यासिक, औपन्यासिक हो गया, दैनिक हो गया, नैतिक हो गया, साहसिक हो गया, शाब्दिक हो गया, इन सभी शब्द में जो है इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय है, जो अंतिम में जुटकर ये चीज़ बनाता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो बी वाले के जगह पे है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संग्रहालय का संधि विच्छेद, मैं एक चीज़ और बता दूं, संग्रहालय में सबसे पहले कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है इसमें। दीर्घ स्वर संधि किसमें? संग्रहालय में। और इसकी संधि विच्छेद की बात कर लें अगर हम लोग, तो यहाँ पर सम है, उसके बाद ग्रह है, उसके बाद आलय है। सम, ग्रह और आलय है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संधि, दीर्घ संधि होगा और सम, ग्रह और आलय हो जाएगा। इसी प्रकार के और भी शब्द हैं, जैसे महात्मा, महाधन आत्मा हो जाएगा। महात्मा लिख लीजिए, महात्मा, महाधन आत्मा। ये ठीक। एक संकल्प, संकल्प एक शब्द है। संकल्प को आप जब लिखते हैं तो लिखेंगे सम धन
यहाँ पे हलंत रहेगा कल्प। अब संकल्प में कौन सी संधि है? व्यंजन है, व्यंजन है, ध्यान देना। संतोष में, संतोष में सम धन तोष, सम धन तोष, ये इसमें भी व्यंजन होगा। कौन सी संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। और एक कह दें आपको महेश, महेश में महा धन ईश, महाधनीश, इसमें कौन सा होगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख भी लो। आगे बढ़ते हैं। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? जब किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगकर कोई शब्द बने या वहाँ पर क्या पूछे आपसे? समास पूछे, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान एवं समासिक पद अव्यय होता है। यानी कि पहले का पद इसमें, जैसे यथासंभव है, इसको दो भागों में तोड़ दो, एक तो है यथा और दूसरा है संभव। अब देखो पूर्व पद यथा, इसमें क्या है? प्रधान है। और समासिक पद यानी कि यथासंभव, ये समासिक पद हो गया। पूरा समास होने के बाद समासिक पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब इसको जहाँ पे कहीं लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, इसमें कोई विकार उकार आप नहीं कर पाएंगे। जैसे यथासंभव को यथासंभवा नहीं कर सकते, यथा मतलब उसका कोई विकार हम नहीं कर सकते, उसे ये अव्यय कहेंगे हम। ठीक है, चलो। कर्मधारय में रंग होता है, विशेषण विशेषता वाला चीज होता है। तत्पुरुष में जैसे पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला कारक आ जाएगा। और द्विगु में मतलब अंक होता है। ठीक है, जैसे पंचवटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सलमा घर जाती है वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? सलमा घर जाती है, सलमा यहाँ पर क्या है? यह संज्ञा है, संज्ञा के साथ कर्ता है। ठीक है, कर्ता के साथ सब्जेक्ट है। और क्या है? ये उद्देश्य, इतना चीज है सलमा। सलमा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्रिया का यहाँ पर कर्ता भी है, कौन? सलमा। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर उद्देश्य भी है, कौन? सलमा। जहाँ पर एक संज्ञा यानी कि एक कर्ता एक क्रिया हो, एक कर्ता एक क्रिया हो, वहाँ पर वाक्य जो होता है सरल होता है। ठीक है ना? और या तो जहाँ पे एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट या एक उद्देश्य एक विधेय हो, वहाँ पर होता है क्या? सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य ऐसे देख के बता दोगे कि सरल वाक्य है, लेकिन मैं इतना बकबकाए जा रहा हूँ। बस इतना जान लो कि उसमें एक क्रिया रहेगी, एक क्रिया है, तो बस ये जान लो कि वहाँ पर सरल वाक्य है। कर्ता भी एक है। निषेधात्मक में नहीं आएगा, नकारात्मक बातें कुछ न कुछ होने वाली है वहाँ पे। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का आपको चयन करना है जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, ऐसा बोलते हैं? तुम तुम्हारा काम करो नहीं, ऐसे बोलते हैं हम लोग, तुम अपना काम करो। तुम तुमका काम करो, फिर वही गलती। तुम तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना काम करो। तुम तेरा काम करो नहीं, तुम अपना काम करो। और तुम अपना काम करो फाइनली हमको यहाँ पर चौथे वाले में मिल गया। ठीक है ना? तो ये 21। अब चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, 22 नंबर पे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और 4 शब्द भी हैं। तो अंत्याक्षरी जो लिखा है यहाँ पर वर्तनी शुद्ध है, जो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है। बात करें तदोपरांत जो लिखा हुआ है यह सही नहीं है। इसकी शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करें, तदु पर रांत होगा। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद करें अगर हम, तो तत् धन उपरांत हो जाएगा। ठीक है, उपरांत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो जो है ना, ये बदल के किस में जब इसका संधि करते हैं हम लोग, तो ये बदल जाता है दो में। किस में बदल जाता है? दो में, हलंत वाले दो में। तो यहाँ पर और एक चीज़ और होता है, जब ये जैसे कि
पहले वाली लाइन क हो गया, च हो गया हलंत के साथ, ट हो गया और त हो गया, प हो गया। इनके बाद या तो कोई स्वर आ जाए, या तो कोई तीसरे लाइन का आ जाए, या तो कोई चौथे लाइन का आ जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपने ही वाले के तीसरे में बदल जाता है। जैसे ग में बदल गया, ये च छ ज में बदल जाएगा, और ये ट ठ द में बदल जाएगा, और ये त थ ट ठ ड में बदल जाएगा, और ये त थ द में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह यह द में बदल गया है। ठीक है ना। चलिए, और हाँ यहाँ पर वो आ जाए य र ल व सो क्या अंतस्थ आ जाए, अंतस्थ आवाज़ आ जाए य र ल व। तो ये नियम है, तो नियम में आप डूबेंगे तो पूरा जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं बताया, यहाँ पे तो क्या बन गया है, द बन गया है, और ऊ जो है तो ऊ भैया है, और जोड़ने के बाद ऊ किस पे आ गया है, द पे आ गया है, तो अदुपरांत हो गया। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय शब्द है। ठीक है, पूज्य होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूजनीय है, जो इस तरह से लिखा जाएगा। कवित्री बहुत बार ये पूछा है भाई, कव इत्री इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है ना, कवि इत्री। आपको गलत लग रहा है, गलत नहीं है लिखावट में, तो कव ई और त्री। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। हाँ, एक निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6, मतलब ये वाला 1 नंबर और 6 नंबर नियत हैं। ठीक, वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बीच वाले 4 अंश य र ल व को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुनिए। आप जब बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें समय गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखकर ही जान जाएंगे। मतलब यहाँ पर 6 वाक्य हैं, और यहाँ पे पहला और छठवां ये अपने स्थान पे फिक्स है। बाकी ये जो 4 हैं य र ल व, इसको आप सही से मतलब बैठाइए क्रमानुसार, ताकि वाक्य जो है उसका सार्थक अर्थ मिल जाए। तो चलिए बैठाते हैं। भारतीय गांवों के, अब भारतीय गांवों के बाद क्या आना चाहिए, भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को, अभी आ सकता है भारत गांवों के अभी भारत सरकार को, नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और भी मैं तरीका बताऊंगा, भारतीय गांवों के सुधारों के लिए ये आ सकता है, भारतीय गांवों के सुधारों के लिए ये ठीक बन रहा है। ठीक ना, तो यहाँ से बैठा सकते हैं भारतीय गांवों के सुधारों के लिए, यानी कि यानी कि पहले कौन आएगा, र आएगा, और पहले र किस में आया है, र इसमें आया है और इसमें आया है, बी और सी में आया है, डी और ए वाला विकल्प कैंसिल हो जाता है, इससे बचे 2। उसके बाद भारतीय, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला आपका मार्गदर्शन खुद करने लगेगा, यह आएगा भारतीय गांवों के सुधारों के लिए अभी भारत सरकार को, अभी भारत सरकार को, यानी कि यह वाला आएगा, सीधा बैठ रहा है अभी भारत सरकार को। उसके बाद क्या आएगा, वो आएगा कि लो आएगा, अब हम लोग पढ़ने से क्लियर होगा। भारतीय गांवों के सुधारों के लिए, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, ये होना चाहिए, या फिर भारत सरकार को बहुत प्रयत्न और राज्य सरकार, नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकार, यहीं पे जोड़ देंगे तो सही आपका बैठेगा। और भी मैं तरीका बताऊंगा, देखिए तो क्या आएगा यहाँ पे, भारतीय गांवों के सुधारों के लिए अभी भारत सरकार को, अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, यानी कि उसके बाद लो आएगा फिर वो आएगा। तो विकल्प यहाँ पर बी वाला, यानी कि सी के जगह पे जो बी वाला है विकल्प ये वाला सही होगा। और आप कैसे कर सकते हैं, जैसे 4 विकल्प दिए हैं, चाहे पहले लॉ वाले को लगा दीजिए, भारतीय गांवों के लॉ वाला लगाइए, और भारतीय गांवों के और राज्य सरकारों को, बैठ रहा है नहीं, यहाँ से ही कट जाता। ठीक, और तो उसी तरह आप चारों को लगा लगा कर भी कर सकते थे। ठीक है ना, ये आपके समझ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, यहाँ पे बताइए आप। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है? नहीं, शोक करुण रस का है। विस्मय है? विस्मय जो है खुद अस्थाई भाव है। किसका है? विस्मय अस्थाई भाव किसका है? अद्भुत का है। किसका है? यह अद्भुत का है। जुगुप्सा जो है यह विभत्स का रस का अस्थाई भाव। विभत्स का अस्थाई भाव कौन है? जुगुप्सा है। तो विकल्प जो है सी वाला यहाँ पर सही होगा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? छंद कौन सा है? जब इस प्रकार के छंद मिले आपको, मतलब तुलसीदास ने तो बहुत से छंद रचे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप व्याकरण छंद के दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, जो छंद का प्रयोग हुआ है ना, इसमें आप एक तो वर्ड के आधार पे देख सकते हैं, मात्रा के आधार पे भी देख सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए कितने मात्रा हैं, मात्राएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक 15, एक 16, 16 मात्रा। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16, 17 हो रहा है, कहीं 16 होगा। 16 मात्राएं जिसमें आते हैं ना, वो होता है चौपाई छंद। कौन सा छंद? चौपाई छंद होता है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। जिसके प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं आए, वहाँ पर होता है चौपाई छंद। सोरठा में क्या होता है, सबका देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। सोरठा में क्या होता है? पहले चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13, तीसरे चरण में 11 मात्रा, चौथे चरण में 13। दोहा में क्या होता है? पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11 मात्रा। ठीक है। सवैया कहते हैं जिससे 22 से 26 वर्ड के चरण या पद वाले जाति छंदों को सवैया कहते हैं। सवैया कहा जाता है। तो ये चीज़ है, आप जान लीजिए। आप छंद पढ़े होंगे तो और आपको क्लियर हो गया होगा। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पे बर जो है, बर मतलब हो गया एक, बरछी मतलब एक शस्त्र हो गया, शस्त्र, और एक शस्त्र हो गया। और बर मतलब एक, यहाँ पे बर का मतलब पत्ती हो गया। ठीक है ना। तो ये ऐसा कहाँ पाए हैं आप? जब जैसे कनक आया था ना, कनक, तो कनक का एक धतूरा था, धतूरा, और एक था गेहूं या फिर सोना। ठीक है ना। कनक कनक तेसु गुनी मादकता दुखाई, ये वाला उदाहरण आप पढ़े होंगे। तो वो किसका उदाहरण था? यमक का। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार है, जैसे एक शब्द एक ही है, उसके अर्थ जब अलग अलग हैं तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। क्लियर? ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कांड का नाम पहले लिखते हैं हम लोग, ये उसके बाद देखते हैं। यह अवधि में, पहले तो जान लो, अवधि में यह रचा गया। अवधि एक बोली भाषा है और उपभाषा भी है, कह सकते हैं। पहले आ गया बालकांड, ये बहुत बार पूछता है यार, इसको याद ही कर लो। दूसरा आ गया अयोध्या कांड,
अयोध्या कांड। और उसके बाद क्या करें, पहले बचपन का खेल, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड। अरण्य अरण्य कांड। अरण्य कांड जंगल में जाते हैं, उसके बाद जंगल में जाते हैं, अरण्य कांड हो गया। चौथा हो गया किष्किंधा कांड, हनुमान जी से जब मिलते हैं, किष्किंधा कांड। उसके बाद आ गया क्या, हनुमान जी का कहानी शुरू हो जाता है, सुंदर कांड। लंका जा गए, लंका जलाए। उसके बाद क्या आ गया, लंका कांड आ गया, पांचवा ये था, लंका कांड आ गया। उसके बाद आ जाता है उत्तर कांड, ठीक है ना, उत्तर कांड। ये सब 7 कांड यानी कि हैं। विकल्प कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया, ए। हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी मतलब हिंदी कहाँ से निकली है, सब जानते हैं, कई बार हम भी बता चुके हैं, कहीं ना कहीं जानते होंगे। हिंदी कहाँ से आया है, पाली से, संस्कृत से, अपभ्रंश से कि प्रकृत से, तो सबसे गुजरते हुए आया है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, आदि जननी कहा है, तो संस्कृत। संस्कृत क्या है, आदि जननी। उसके बाद आएगा पाली, उसके बाद आएगा विकसित होते हुए प्राकृत, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका अवहट्ट, नहीं, अपभ्रंश। और उसी में छोटा सा एक काल मिलता है अवहट्ट का, या तो आप उसी को अवहट्ट कह दीजिए, ठीक है, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। उसके बाद पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी कहिए या प्रारंभिक हिंदी कहिए, ठीक है ना, तब ये हिंदी का विकास इस प्रकार होता है। तो आदि जननी कौन हो गया आपका, संस्कृत। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्या दिया हुआ है, एक आपके सामने देखिए, इसको मैं छोटा भी कर दिया। एक आपके सामने क्या दिया हुआ, पैराग्राफ दिया हुआ, अनसीन पैसेज दिया हुआ है, और पठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें 4 प्रश्न आने वाले, 4 नहीं 5 हो गए ना, 5 प्रश्न आने वाले हैं, 29, 30, 31, 32 और 33। तो 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर देंगे, लेकिन आपको ये इसका पूरा सार समझना होगा, इसका अर्थ समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले के जैसे पहले पांचों प्रश्नों को एक नज़र में जल्दी जल्दी देखेंगे, उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक, शीर्षक हमको निकालना है उसमें से। और क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, शांत रहने की प्रवृत्ति को। और अगला प्रश्न देख लेंगे, क्रोध को काबू करने में मुख्यतः क्रोध के काबू करने से कौन से रोग दूर होते हैं, रोग देख लेना उसमें। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर जाती हैं, चिंता की रेखाएं कहाँ उभरती हैं, ये देखना है। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करना चाहिए, ये पांचों प्रश्न आपको वहाँ से निकाल लेना है, पांचों प्रश्न का उत्तर। अब उम्मीद करते हैं आपको आसानी से इसका मिल जाएगा। ये चीज़ें अलग थी थोड़ी यहाँ से, अब ये चीज़ें अलग थी, अब ये प्रश्न का हिस्सा था, अब यहाँ पे पैराग्राफ का हिस्सा यहाँ पे है। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं, क्या क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं, इस चीज़ को अंडरलाइन हम लोग करते हैं, और वहाँ पे ये काम आने वाला है। आप ध्यान देखे दिए होंगे तो प्रश्न में ये चीज़ पूछा है, शांत रहने के लिए क्या किया जा सकता है, या क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रहना ही योग है, अपने को शांत रहना ही योग है। बात क्रोध करने की हो पर अपने को शांत करना ही योग है। इस महायोग, इसको क्या कहा गया है, इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा करता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प द्वारा हम शांत रह सकते हैं। किसके द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा हम शांत रह सकते हैं। चलिए, और शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमयी
लगने लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर मोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। रोग दूर भागने के लिए उसमें हम लोग देखें है ना, अगर देखिए पाचन क्रिया सही कर लिया जाए तो मोटे मोटे रोग स्वयं क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। और खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहने हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित रखते हैं। इससे हमारी पहचान पर धब्बा इससे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाते हैं और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। किस चेहरे पर? ओजस्वी चेहरे पर, ठीक है ना, चिंता की रेखाएं उसमें पूछा था। और अगर हम कुछ समय निकाल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डाल लें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में, ये देखिए पूछा था ना, क्या कर सकते हैं, रात्रि को क्या कर सकते हैं, शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपने व्यक्तिगत नैनदिनी मतलब डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते हैं। जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी यानी कि डायरी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे और कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। तो यहाँ पर शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक क्या हो सकता है, शांत रहो सुखी रहो, शांत रहो सुखी रहो, क्या ये हो सकता है? और दूसरा सफलता का उपाय, सफलता के बारे में नहीं बताएगा, एकाग्रचित्त बनो, क्रोध में अमंगल, ये भी नहीं हो सकता, बिना बात का बात। तो शांत रहो सुखी रहो, यहाँ पर इसका शीर्षक होना चाहिए। और देखो यहाँ पर दिखा भी दूँ मैं, शांत रहो और सुखी रहो, पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग नाम दिया गया है। तो इस क्रोध आने की स्थिति में अपने को शांत रहना, महायोग की प्रवृत्ति स्वयं पैदा कर सकते हैं, ये महायोग की बात है। और चलें, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? तो कौन से रोग दूर होते हैं? मुख्य रूप से पाचन क्रिया से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। क्रोध पर काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? पाचन क्रिया। देखो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर बिना श्रम किए, बिना खर्च किए, किसी उपाय के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर सभी रोग क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाला सही हो गया। और चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो ओजस्वी चेहरे पर, ये आप लोग पढ़े हैं, वहाँ पर मैं बताया भी हूँ। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, ताकि अब 4 महीना बाद जब उसको पढ़ेंगे तो कहेंगे कि मैं इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना क्रोध कर रहा था। अपने आप पर क्या करने लगेंगे? हंसने लगेंगे। ठीक है ना? तो वहाँ पर आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? औपचारिक। औपचारिक होना चाहिए, जो सामने आपके दिखाई दे सब कुछ। अनौपचारिक क्या होता है? जो मतलब एक नियम के विरुद्ध काम हो, जो परिपाटी के रूप में न हो, के लिए एक शब्द अनौपचारिक होगा। ठीक है, कोई नियम के अनुरूप न हो। उल्लेखनी क्या हो? किसी के संबंध में कुछ लिखने योग्य बातें कुछ लिखा हो, वहाँ पे उल्लेखनी है। अधिकारी क्या होता है? आधिकारिक मतलब कोई आधिकारिक सूचना जैसे हो गई, ये आधिकारिक चीज़ के बारे में हो गया। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी नहीं है? वायस का समानार्थी यहाँ पर कौन नहीं? वायस मतलब जानते हैं क्या होता है? कौवा। अब देखो, कौवा को इस तरह भी लिख सकते हो
और कौवा को इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नहीं है। कौवा का पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द कौन नहीं है? काग मतलब कौवा होता है, काक मतलब भी कौवा होता है, एकाक्ष मतलब भी जान लो आप कौवा होता है। ये तीनों का मतलब कौवा है। हरित मतलब कौवा नहीं, हरित मतलब हरा, हरित उसी को बात है, हरे के अर्थ में कहा है यहाँ पर हरित। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ये दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए आप सबसे उपयुक्त यहाँ पर क्या होना चाहिए इसे प्रस्तापित करने के लिए। मतलब किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं अगर है तो वहाँ पर कह दीजिए आप। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, रेखांकित यहाँ पे होना चाहिए जो लिखा नहीं है। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। इसको बदलने के लिए, अगर इसको बदलने की ज़रूरत है तो आप बदलिए, इसको बदलने की ज़रूरत है तो आप बदलिए, नहीं तो आप कहिए कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, विकल्प सी को टिक कर दीजिए। अब इसी को बदलना, सिक्योरिटी लगा हुआ है, इसके स्थान पे क्या हो सकता है? ए वाला या बी वाला या डी वाला? तो उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है या उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, एक ये हो सकता है, या फिर उसका भाई सेक्रेटरी है या फिर उसका भाई सेक्रेटरी लगा है, ये वाला भी वही चीज़ हो गया। ये वाला भी हटा दीजिए, सेक्रेटरी लगता है ये वाला भी हटा दीजिए, उसका भाई सेक्रेटरी है ये वाला सही करिए, मतलब बी वाला विकल्प सही करिए। चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हो। जिसका विवाह न हो के लिए क्या होगा? जिसका विवाह न हो, देखो अपरिग्रह जो होता है, दान, दान का अस्वीकार, मतलब जो दान न ले उसको अस्वीकार कर दे, वो क्या होगा? अपरिग्रह हो गया। अपरिणित वो चीज़ होता है जिसका विवाह अभी न हुआ है, उसके लिए अपरिणित कहेंगे। ठीक, अपरिणित। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको उनके लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं आप? अपरिणित। अविकारी, जिसमें विकार न हुआ हो, जिसमें विकार न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? विकार न हुआ हो उसको क्या कहेंगे आप? अविकारी कहेंगे। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम, का अनुरक्त का विलोम नहीं यहाँ पर। अनुरक्त मतलब होता है मोहित करना, मोहित करना, अनुरक्त एकदम मोहित कर लेना। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया अनुरक्त। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। घटना चक्र द्वारा जारी किया गया ये पुस्तक था जो टोह नाम से आता है। हर एग्ज़ाम के एक आध महीना पहले आएगा और बहुत बढ़िया से ये लोग बनाते हैं एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं सोचा इसको आपको करा दूं, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो थोड़ा लाइक करो और कमेंट में लिखो कहाँ पे दिक्कत है, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं ताकि आप हमको थोड़ा प्रोत्साहित करो। ठीक है, थोड़ा प्रोत्साहित कब होगा? जब लगेगा कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा। और आपको और कुछ कोई क्लास चाहिए तो हमको बताइए, हम और लेकर आएंगे, ज़्यादा ज़्यादा लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो ये रहा आपका 37 प्रश्न। इसके लिए आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 15-20 दिन की मेहनत है, 20 दिन की मेहनत है, उसके बाद आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, और चाहें तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।